जय माता दी ऑल एंड इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस इन द क्वेश्चन नंबर 13। सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारे सही आंसर, बहुत सारे गलत आंसर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आज का क्वेश्चन पूछने से पहले, कल के बारे में तीन चार चीज़ें जो बात करना चाहता हूँ और कुछ नया जो सीखने के लिए मिला वो भी डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ साथ। तो जो आप लोगों को समझा रखा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आप आंसर मत देना, जब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है, जो भी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है वो स्टार्ट हो जाता है, तब आप सारे आंसर्स अपने फ़ोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स के साथ एक साथ देना। ये बड़ा अच्छा लगा देखकर कि मोस्टली एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी, 99.99% सब लोगों ने ये तो समझ लिया कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 चलते हुए आंसर नहीं देना है। ये तो सब लोगों ने समझ लिया है। और लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में जल्दबाजी होती है और सिग्नल भी नहीं था, कोई बॉल नहीं आनी थी, कुछ नहीं, और आज भी नहीं आएगी कोई बॉल। तो एवरीबडी इज हैविंग फ्री फ्लो। क्वेश्चन नंबर 3 आते ही और समझ में आते ही कि क्वेश्चन क्या पूछा जाने वाला है, आप फटाफट आंसर दे सकते हो। लेकिन पहले ये समझ तो लो कि क्वेश्चन क्या आने वाला है। और कल किसी से गलती हुई है, किसी से मिस्टेक हुई है, फिर बाद में हम लोगों ने भी कल के वीडियो में कमेंट्स में लिखा भी है, वेल देयर इज सम मिस्टेक। पहले आप गलत आंसर देते हो, फिर आप ठीक करते हो, लेकिन आपने 2 बार आंसर दिया, यू बिकम नॉन एलिजिबल, यू बिकम इन एलिजिबल। रूल इज सेम फॉर एवरीबडी, रूल इज रूल, हाँ वो सबके लिए सेम है। और कल बता दिया था वीडियो के शुरू में कि ऐसा मत करना, 2 आंसर मत देना, आप ऑटोमेटिकली इन एलिजिबल हो जाओगे। और वो रूल आज के लिए भी है, आगे के लिए भी रहेगा। डोंट गिव 2 आंसर्स इन द लाइव चैट। तो कोई कल थोड़ा सा अनलकी था, एक्साइटमेंट में हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं एक्साइटमेंट में। और वो एक्साइटमेंट क्या थी, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है और ये लगा कि सर तो ये पूछेंगे, और ये लगा और इसलिए आंसर फटाफट 3 के साथ येस लिखा या नो लिखा और डाल दिया। ओहो, लेकिन येस और नो तो लिखना ही नहीं था, वो फिल्ड या नॉट फिल्ड लिखना था। तो भाई गड़बड़ हो गई। और फिर उसके बाद फटाफट विद इन 1 मिनट आंसर ठीक करके भी दोबारा भी लिखा, लेकिन आप ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो गए। और जिससे गलती हुई है उसको पता है, अब तो मैं कहूँगा खैर सबको ही पता है, क्योंकि कल के कमेंट्स में मैंने पिन करके लिख दिया था कि सो एंड सो स्टूडेंट वी फाउंड इनिशियली कि एलिजिबल है प्राइज़ के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि उसने रूल ब्रीच किया है। और फिर मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ गए, सर सो एंड सो स्टूडेंट ने तो रूल ब्रीच किया है सर, उसको दे कैसे रहे हो आप, ऐसे कैसे प्राइस दे दोगे। जेलसी, बहुत बहुत सारे लोगों को जेलसी होती है। नहीं भाई, जेलसी नहीं बोलूँगा यहाँ पर, रूल इज़ रूल सर, रूल तो रूल होता है, सबके लिए सेम होता है। और जब रूल शुरू में अनाउंस कर दिया तो हाउ कैन ही बी गिवन। हाँ, तो वो टीम से एक मिस्टेक हुई, फिर वो टीम ने रेक्टिफाई किया उस मिस्टेक को, एंड देन देयर वाज समबडी एल्स, लकी नंबर 13 बरखा, एंड शी बिकेम लकी yesterday after the whole search of the live chat once again, that she was the 13th correct eligible legal winner of the prize yesterday in the question number 13। तो मैं आपको कह रहा था ना 13 के बारे में बात करेंगे, तो we say that it is lucky for some, unlucky for some। जिससे गलती हुई है वो अपने आप को अनलकी मान सकता है, लेकिन भाई आपसे गलती हुई है। और lucky for Barkha yesterday, and then she claimed her prize also, and the team is contacting everybody। सबके प्राइजेस पहुंच जाएंगे। ऑप्शंस आपको 5 दी गई थी, लेकिन आप लोग फ़ोन नंबर लिखते हो, ईमेल आईडी लिखते हो, आप में से बहुत सारे लोग फिर वो प्राइज़ क्या चाहते हैं वो ऑप्शन नहीं लिखते हो। फिर क्या आप टेलीफोनिकली बताना चाहते हो क्या बाद में जब फ़ोन आएगा? प्लीज़ डोंट डू दैट। आज भी कहूँगा कि मतलब जब भी ये ऑप्शन ओपन होती है तो आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए, साथ में अपना ईमेल आईडी दीजिए, और उसके साथ आप अपना बताइए ना कि आपको प्राइस क्या चाहिए जब ऑप्शन ओपन हो। आज भी ऑप्शन देने वाला हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि वो ऑप्शन साथ में लिख दिया करो कमेंट्स के अंदर, सोच समझ कर, दैट इज़ देयर। एनी हाउस, वेल, तो एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूँ इस 13 के कॉन्सेप्ट में, एंड दैट जब हम बोलते हैं 13 तो हम उसको गॉड से कनेक्ट कर लेते हैं कि मैं भी तेरा, वो भी तेरा, ये भी तेरा, सब तेरे। तो वो 13 के साथ एक कनेक्शन बन जाता है गॉड के साथ। तो वाई टू से दैट नंबर 13 इज़ अनलकी। हाँ, जब उसके साथ कनेक्शन हो जाता है तो सब लकी हो जाता है।
एनी हॉज, खैर वो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, बट लेट अस गेट बैक टू वेल द क्वेश्चन फॉर टुडे। और आज का क्वेश्चन पूछने से पहले एक चीज़ फिर से क्लैरिफाई कर दूं आज कि जो रूल पहले हुआ करते थे वो रूल आज के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन और मंडे के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। कमिंग मंडे फिर से एक सुपर धमाका होने वाला है। हाँ जी, कमिंग मंडे एक बहुत बड़ा सुपर धमाका होने वाला है, उसकी इंतज़ार कीजिए। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है वो अभी नहीं बताऊंगा, वो थोड़ा सा इंतज़ार करो, अभी वक्त है मंडे आने में, बताऊंगा, लेकिन आज अभी नहीं बताऊंगा। एंड यस, वन मोर थिंग आई से, कल क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो आपको आज बता दूंगा, वो बता ही देता हूँ। वो सेक्शन 202 सबसेक्शन 2 कॉम्पनसेशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ध्यान से पढ़ लेना, तो उसके बारे में बात करूंगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। और आज का क्वेश्चन बताने के बाद ऑब्वियसली कल के क्वेश्चंस के बारे में भी बात करूंगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज क्वेश्चंस आल्सो, कि कल आपने जो बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर भी दिए, गलतियां क्या थी और लॉजिकली सही जो आंसर दिए गए, जो सही आंसर थे वो लॉजिकली सही क्यों थे, उनके पीछे लॉजिक क्या था वो भी पता होना चाहिए। तो दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि लॉ क्या है और दूसरी चीज़ लॉ क्यों है। ऑब्वियसली क्या है और क्यों है दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक साथ होनी चाहिए। दैट देन योर नॉलेज इज आई से कंप्लीट एज स्टूडेंट एज वेल एज यू आर रेडी फॉर योर ट्रेनिंग और योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। तो वो क्यों का जवाब डिस्कस करेंगे आज का क्वेश्चन पूछने के बाद। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। मंडे को याद रखना सुपर धमाका आने वाला है। क्या आने वाला है वो आज नहीं बताऊंगा, सीक्रेट है, वो सीक्रेट है। और वेल आज का सवाल शुरू करते समय वेल वंस अगेन लेट मी क्लैरिफाई, वो रूल आज एप्लीकेबल है आज के लिए कि जो प्रीवियस विनर्स हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12, वो आज पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर वो आंसर देंगे, इतने सारे लोग, वो आज के प्राइज़ के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और जो पहले हाँ कभी प्राइज़ विनर रह चुके हैं, वेल प्रीवियस 3 क्वेश्चन से पहले, मतलब आई रिपीट दैट 13, 12 या 11 से पहले, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 या उससे पहले के विनर्स हैं वो आज एलिजिबल हैं। लेकिन हाँ कोई दोनों में विनर था, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 या उससे पहले भी विनर था और क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 में भी था, तो वो एलिजिबल नहीं है। हर तरीके से क्लैरिफाई करना पड़ता, नहीं तो बाद में ऑब्जेक्शंस रेज करते हो आप लोग, ऐसे कैसे वैसे कैसे। खैर एनी हॉज, तो आंसर आपको लाइव चैट में देने हैं। आज भी 3 क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जब चल रहा होगा, आप अपना फ़ोन नंबर की 3 डिजिट्स ब्रैकेट में लिखकर साथ में आप आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2 लिखकर रख लीजिए। आंसर नंबर 3 आने तक इंतजार कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आने तक इंतजार कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 3 चलते चलते जब समझ में आ जाएगी क्वेश्चन क्या होगा, उस वक्त आप अपना आंसर दे सकते हैं। लेकिन गलत आंसर दिया, जैसे कि कल हुआ है, लाइव एग्जाम्पल है, और फिर उसके बाद सही करके आंसर दिया, देन यू आर ऑटोमेटिकली नॉन एलिजिबल। अच्छा, आज शुरू करने से पहले प्राइस पहले ही बता दूं। सर प्राइस बाद में बताते हो, प्राइस पहले ही बता दिया करो। कुछ लोगों ने ये भी बोला है व्हाट्सएप के अंदर, सर प्राइस ना पहले ही बता दिया करो। तो आज का प्राइस है सिक्योरिटी लॉ पेपर में सेबी ICDR रेगुलेशन का फुल चैप्टर, दैट इज देयर, प्लस उसके साथ 1 मोर चैप्टर ऑफ सिक्योरिटी लॉ, एज यू विश, एज यू डिमांड। तो सोच लेना कि आपको और कौन सा दूसरा चैप्टर चाहिए, वो भी अपने साथ, मतलब वो कमेंट्स में लास्ट में बता देना कि आपको एनी 1 चैप्टर ऑफ सिक्योरिटी लॉ यू कैन डिमांड। वेल न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस सब स्टूडेंट्स के लिए है। तो वेल नाउ द क्वेश्चंस आर कमिंग एंड गेट रेडी। और सोचना शुरू कर दिया ऑलरेडी कुछ लोगों ने कि हम आज क्या डिमांड करने वाले हैं। बट देयर विल बी ओनली 1 विनर टुडे। आज सिर्फ एक ही विनर होगा, और बाकी कल इंतजार कीजिए कल के लिए। कल का मैंने क्वेश्चन बता ही दिया आपको, सेक्शन 202 ऑफ कंपनीज एक्ट कॉम्पनसेशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर पूछूंगा। आज के क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको बोला था सेक्शन 164 से क्वेश्चन आने वाला है। थोड़ा सा बेस बना दूं उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा भी है, उनके लिए फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूं। सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कौन लोग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। तो सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के बारे में बात कर रहा हूं, जो बहुत आसान है, वेरी सिंपल।
लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे फिर जब इंटरप्रिटेशंस की बात आएगी। तो बड़ा सिंपल लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कंपनीज एक्ट में या फिर मॉरल टर्पिट्यूड में कहीं भी कन्विक्ट हुआ है, जिसको दोषी करार दिया गया है कोर्ट में और कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है और उसके बाद फिर वो जेल गया है फॉर 6 months और मोर देन 6 months एंड देन ही कम्स आउट ऑफ जेल, स्टिल ही कैन नॉट बिकम डायरेक्टर फॉर इन एनी कंपनी इन इंडिया फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर कमिंग आउट ऑफ जेल। जेल से आने के बाद 5 साल तक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। फिर एक चीज़ और भी लिखी है प्रोवाइजो में साथ में कि अगर किसी को जेल हुई 7 साल या 7 साल से ज़्यादा के लिए और फिर वो वापस आता है जेल से बाहर, तो ज़िंदगी भर वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है। हाँ, वो किसी कंपनी में CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट हो सकता है, मतलब और चीज़ों के बारे में सोचा जा सकता है, नॉट रियली आई से ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज़ों के बारे में नहीं, लेकिन CEO तो अपॉइंट हो ही सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो अपॉइंट हो सकता है, उसके लिए डिस्क्वालीफाइड नहीं है। खैर एनी हॉज अभी खैर वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज डी की नहीं चाहिए। अब मैं एक्चुअली वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ और जहाँ से सवाल पूछना चाहता हूँ। सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 में क्लॉज जी एंड देन टॉकिंग अबाउट कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के सेक्शन में सेक्शन 188 में कॉन्ट्रवेंशन करता है और कोर्ट उसको कन्विक्ट करता है, तो जिस दिन कोर्ट ने कन्विक्शन ऑर्डर पास किया वहाँ से वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। आई होप एवरीबडी इज अवेयर ऑफ। अब सारा फोकस इसी के ऊपर है। 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी एंड देन सेक्शन 188 का को रिलेशन आ रहा है बीच में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। और फिर यहाँ से अब क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की कन्विक्शन की बात हो रही है तो कहाँ चले जाते हैं 188 सबसेक्शन 5 में, और वहाँ लिखा हुआ है कि अगर लिस्टेड कंपनी है और आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का सेक्शन 188 कॉन्ट्रावीन करते हैं, then there is jail up to 1 year और fine 25,000 5 lakh rupees और both। listed company है तो, unlisted company है तो there is only fine, there is no jail, वही जो fine वहाँ दिया हुआ है 188 सबसेक्शन 5 में। अब मैं 3 सवाल पूछने वाला हूँ, ये बेस तैयार हो गया आपका और इंटरप्रिटेशंस आपको करनी है, जवाब आपको देने हैं, येस और नो में आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट इज, अब ध्यान से सुनते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर मत दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चलते हुए क्वेश्चन नंबर 3 जब स्टार्ट करूंगा उसके बाद यू आर फ्री टू गिव योर आंसर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 188 में कॉन्ट्रवेंशन की है किसी कंपनी ने और वहाँ जो डायरेक्टर है उसको वहाँ फाइन हुआ है, सिर्फ फाइन हुआ है, ओनली फाइन। और फिर अब हम उसके लिए बात करते हैं कि वो डिस्क्वालीफाइड है या नहीं है, डिस्क्वालीफाई हुआ या नहीं हुआ। एंड ऑब्वियसली यू नो दैट कि 164 सबसेक्शन 1 में जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं फिर उनके लिए सेक्शन 167 में लिखा हुआ है कि उनका ऑफिस इमीडिएटली वेकेट हो जाता है। हालांकि उसकी एक्सेप्शंस हैं, दो देयर आर एक्सेप्शंस, बट इन जनरल थंब रूल हम यही मानकर चल रहे हैं कि 164 में जो डिस्क्वालीफाई होते हैं their office becomes vacant in 167. Now the question for you is very simple. Question number 1, 188 कॉन्ट्रावीन किया डायरेक्टर साहब ने और उस पर्टिकुलर कंपनी ने, वो 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी में फॉल करेंगे या वो 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में फॉल करेंगे, क्योंकि क्लॉज डी में भी कंपनीज एक्ट की कॉन्ट्रावेंशंस की बात हो रही है। तो डिस्क्वालीफाइड वो क्लॉज जी में होंगे या क्लॉज डी में होंगे। मतलब आज के आंसर आपको जी और डी में देने हैं कि मतलब आज येस और नो नहीं है आंसर्स में। आंसर्स में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज क्लॉज जी और क्लॉज डी। इस तरीके से आप जी और डी लिख सकते हैं सिर्फ शॉर्टकट में। तो वो कहाँ फंसेगा, जिसको 188 में सिर्फ फाइन हुआ है और जेल नहीं हुई है, वो 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी में डिस्क्वालीफाई होगा या वो 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में डिस्क्वालीफाई होगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वही 188 में कॉन्ट्रावेंशन की है और 188 में कॉन्ट्रावेंशन करने की वजह से लिस्टेड कंपनी है और वहाँ पर उसको 6 मंथ्स की जेल हुई है सेक्शन 188 सबसेक्शन 5 में, या 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा 9 मंथ्स 10 मंथ्स 1 ईयर की जेल हुई है। तो अब सवाल ये है कि वो सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी में डिस्क्वालीफाई होगा या 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में डिस्क्वालीफाई होगा, जी या डी। क्वेश्चन नंबर 2, जेल कितनी हुई है, 6 मंथ्स और मोर देन 6 मंथ्स। तो 164 में कहाँ फंसेगा, क्लॉज जी में या क्लॉज डी में। देन क्वेश्चन नंबर 3, तैयार हैं सब लोग, रेडी
स्टडी गो 188 में कॉन्ट्रवेंशन की है, जेल हुई है वहाँ पर 3 months। कितनी जेल हुई है? 3 months। कहाँ फंसेगा? 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी या 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी कहाँ फंसेगा? तो फ्री फ्लो था आज भी, कहीं कोई सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है, ज़र्र से आंसर चले आते हैं। और मैं फटाफट एक काउंटिंग कर लेता हूँ, तब तक आप मेरे साथ साथ भी कर लीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डन। चलिए, वेरी नाइस। और आंसर्स चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। यू आर फ्री टू गिव योर आंसर्स। One winner giving the first correct answer will get SEBI ICDR regulation video lectures along with any one chapter of security law video lectures, will valid for 3 months, 1.5 views along with that ebook, and will enjoy the knowledge. I'll say enjoy the knowledge. So winning is learning, learning is winning. I'll say हम एक नई लाइन बना सकते हैं आज अपनी, learning is winning and winning is लर्निंग। नो खैर, एनी विनर की इंतज़ार करते हैं। माई टीम इज़ चेकिंग द आंसर्स एंड ऑल दैट। जब तक वो फाइनल विनर अनाउंस होता है तब तक हम प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। और वो एडिशनल डायरेक्टर के बारे में बात हो रही थी, तो क्वेश्चन सबको याद ही होगा कि आर्टिकल्स में क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। जनरल मीटिंग कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, तो करेक्ट आंसर इज़ नो। मैं आज दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ इसको को रिलेट करते हुए। वेदर अ कंपनी कैन प्रोवाइड समथिंग इन इट्स आर्टिकल्स विच कैन ओवर रूल द लॉ, द एक्ट, द सेक्शंस, द रूल्स मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और नोटिफिकेशन सर्कुलर्स इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स मेड बाय ICSI। whether a company can provide something in its memorandum, article, any other document, any agreement, any resolution, general meeting resolution, board resolution, क्या कहीं भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं which overrules, which supersedes act or rules or secretarial standards, anything like that? In general, answer is no, but there is one exception. इन जनरल द आंसर इज नो, बट वन एक्सेप्शन। और वो वन एक्सेप्शन क्या है? एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही लिखा है दैट वी गिव द फ्रीडम टू द कंपनीज टू राइट एनीथिंग इन देयर आर्टिकल्स and the articles will be applicable in that case to that company, and the company does not have to follow this particular section. For example, section 104, the chairman of general meeting, सेक्शन में लिखा है कि ऑल ओवर इंडिया पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सबको आज़ादी है अपने आर्टिकल्स में जैसे चाहें चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग अपॉइंट कर लीजिए और फिर अपने आर्टिकल्स फॉलो कीजिए। सेक्शन 104 फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, तो लॉ मेकर ने खुद ही आज़ादी दी है। तो ऐसे केस में तो कर सकते हैं कि अपने आर्टिकल्स में अपने तरीके से चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग अपॉइंट कर लीजिए, एंड देन यू डोंट हैव टू फॉलो सेक्शन 104। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इन जनरल थंब रूल इज आर्टिकल्स कैन नॉट ओवर रूल द लॉ। आर्टिकल्स जब लॉ मेकर ने लॉ में लिख दिया है दैट only the articles can authorize board of directors to appoint the additional director, तो articles may or may not authorize the board of directors, but articles cannot authorize general meeting। एक चीज़ फिर वो बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पर क्या ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, तो लिस्टेड कंपनीज आंसर इज नो बिकॉज ऑफ दैट रेगुलेशन 25 ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन। एंड अनलिस्टेड कंपनीज में येस, क्योंकि कहीं कोई प्रोहिबिशन नहीं है, द लॉ इज साइलेंट। और सेक्शन जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 161 ऑल्टरनेट डायरेक्टर के प्रोविजंस को जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है इन प्लेस ऑफ अ डायरेक्टर, तो अ डायरेक्टर कुड बी एनी डायरेक्टर, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पर भी अपॉइंट हो सकता है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि जिसको लेकर आ रहे हैं क्या उसको भी क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस फॉलो करना चाहिए, तो मेरा मानना है लॉजिकली येस करना चाहिए। एंड देन वन मोर थिंग, ऐसे ही दिमाग में कुछ सवाल और भी आते हैं, क्या वुमेन डायरेक्टर अगर इंडिया के बाहर जाती है 5-6 महीने के लिए, तो क्या उसकी जगह दूसरी वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर मैडम वापस नहीं आ जाती हैं? आंसर इज येस। क्या नॉमिनी डायरेक्टर अगर लैंडिंग बैंक की तरफ से आया, वो इंडिया के बाहर जाता है, तो क्या उसकी जगह पर हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? वो सोचने वाली बात है कि हम क्यों अपॉइंट करेंगे भाई, वो तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ से आया है।
तो लेंडिंग बैंक ने हमारे यहाँ नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया, उनको चिंता होनी चाहिए हम क्यों उसकी जगह पर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। कुछ चीज़ें ना लॉजिकली सोचनी चाहिए एट द सेम टाइम। मैंने एक चीज़ नोटिस की है एज स्टूडेंट, मैं अपने बारे में बोलूँ और आपके बारे में भी, मैं जब व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस रिसीव करता हूँ, आप लोग कई बार ना लॉ को मैथमेटिक्स की तरह पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स की तरह सर लॉ में ना ये शब्द लिखे हैं तो इसका मतलब ये है और इसका मतलब इसमें ये नहीं है। आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम एज कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिकली सोचें कि जो हम क्वेश्चन सोच रहे हैं वो लॉजिकली सही है भी या वो लॉजिकली सही नहीं है, और कोई कंपनी प्रैक्टिकली वो काम करेगी भी या नहीं करेगी। मतलब कई बार आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ, या यूट्यूब कमेंट्स में भी होते हैं कई बार कि सर कंपनी ये वाला काम करेगी तो कैसे करेगी, इसका प्रोसीजर बता दो। और प्रोसीजर तो आप पूछ रहे हो लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि आप जो करने के लिए कह रहे हो, जो काम आप करने के लिए कह रहे हो, प्रैक्टिकली इंडिया में कभी वो कोई कंपनी वो काम करेगी नहीं, और जो कंपनी सेक्रेटरी वो काम करेगा तो मैं कहूँगा अनसाउंड माइंड है। मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट लेवल पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल पीपल, क्योंकि जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में उनको मालूम ही है कि कंपनी लॉजिकली ये वाला काम कभी करेगी नहीं, लेकिन स्टूडेंट लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस के अंदर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, जब दिमाग में क्वेश्चन आप रेज करते हो ना, तो आप एक कमरे में बैठकर मत सोचो, आप एज कंपनी सेक्रेटरी सोचो कि मैं प्रिज्यूम करो कि कंपनी सेक्रेटरी हूँ, कंपनी में हूँ, तो क्या कंपनी लॉजिकली ये काम करना भी चाहेगी या नहीं करेगी। आपको खुद ब खुद बहुत सारे आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे, आपका लॉजिकल ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू दैट थिंग। एक चीज़ हमने सीखी मीनवाइल इसमें कि सिर्फ सेक्शन 161 पढ़ने का मतलब 161 पढ़ना नहीं होता। 161 के साथ जुड़ी हुई अगर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन है या अगर और भी कुछ है सेक्शन के साथ जुड़े हुए कहीं कोई रूल्स हैं तो वो भी साथ में पढ़ने चाहिए। इट्स नॉट रियली कि सर ने बोला सेक्शन में से क्वेश्चन आएगा तो सेक्शन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सेक्शन के साथ लिंक्ड कनेक्टेड जो भी है, चाहे वो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है, रूल्स हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है उठकर फिर उस टॉपिक के ऊपर। देन मूविंग ऑन फर्दर, एक लास्ट में क्वेश्चन था कि वो कैजुअल वैकेंसी की जगह पर हमने कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं की तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, तो क्या कैजुअल वैकेंसी फिलअप हो गई? तो आंसर इज नो, क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना और कैजुअल वैकेंसी फिलअप करना दो अलग तरीके के रेजोल्यूशन पास होते हैं, और उन रेजोल्यूशंस में क्लियर कट मेंशन होता है कि ये एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है 161 सबसेक्शन 1 में, और ये कैजुअल वैकेंसी फिलअप हो रही है सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 या वट एवर अदर प्रोविजन देयर। तो कुल मिलाकर दोनों का रेजोल्यूशन ही अलग तरीके से लिखा जाता है। तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, कैजुअल वैकेंसी फिलअप नहीं हुई, वो वैकेंसी अभी भी एग्जिस्ट करती है। डायरेक्टर की जगह आपको दिख रहा है कि एक नया डायरेक्टर आकर बैठ गया, लेकिन लीगल प्रोविजन का ध्यान रखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है सब कुछ, सो आई डोंट हैव टू डिटेल फर्दर। और बस अब वो विनर का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे, आज पार्टिसिपेट करने के लिए। और आप लोगों का जोश देखकर अच्छा लगा। मंडे की तैयारी कर लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर ऑफ द डे। बस मंडे की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, सुपर धमाका एक और करने वाले हैं, वो मैं कल बताऊंगा। थैंक यू सो मच, जय माता दी।